एक ऐसी जंग जो हमेशा से हर इंसान के अंदर चलते आ रही है, वो जंग होती है दिल और दिमाग के बीच। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास दो रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता ये कि क्या मैं दिल की सुनूं, या दूसरा रास्ता ये कि क्या मैं दिमाग की सुनूं। यानी कि इंसान कोई भी डिसीजन लेता है तो उसे हमेशा ये लगता है कि क्या मुझे दिल की सुनना चाहिए या मुझे दिमाग की सुनना चाहिए। जहां हम ये देखते हैं कि जो दिमाग का डिसीजन होता है वो हमेशा लॉजिक के बेसिस पे होता है, जिसमें इमोशन ज्यादा शामिल नहीं होते हैं। पर जब हम दिल से डिसीजन लेते हैं तो उसमें लॉजिक के साथ साथ इमोशंस भी शामिल होते हैं। जहां हम ये देखते हैं कि जो दिल से लिया गया डिसीजन होता है उसमें काफी ज्यादा गहराई होती है, वही जो दिमाग से लिया गया डिसीजन होता है उसमें ज्यादा गहराई नहीं होती। यानी कि सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे दिमाग डिसीजन ले रहा होता है। जैसे कि कोई सा भी इंसान होता है जिससे लगता है कि मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, जहां पे वो हर चीजों को देख रहा होता है और हमेशा ये सोचता है कि क्या मैं इन चीजों से पीछे छुड़ाने के लिए क्या मैं ब्रेकअप कर लूं। और वहीं पे दिल ये कह रहा होता है कि रिश्तों को थोड़ा और टाइम देते हैं, क्या पता रिश्ता हमारा हेल्दी हो जाए। यानी दिमाग कह रहा होता है अभी के अभी डिसीजन ले लूं और इस रिश्ते को यहीं पे खत्म कर दूं, क्योंकि दिमाग ये देख रहा होता है कि इन चीजों की वजह से कितना वो तकलीफ से गुजर रहा है। वही जो दिल होता है वो इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेने लगता है, जहां पे वो कह रहा होता है कि थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ा समय दे देते हैं, अगर रिश्ते अच्छे हो गए तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। पर इंसान इनमें से कोई सा भी डिसीजन लेता है तो हमेशा वो तकलीफ से गुजरा करता है, वो पेन से सफर किया करता है। यानी कि जब वो दिमाग की सुन के ब्रेकअप कर लेता है तो उसे हमेशा अब ये लगते रहता है कि काश कि मैं उस समय दिल की सुन लेता, मुझे ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था। वहीं अगर दिल की सुन के ब्रेकअप नहीं करता है तो हमेशा से उससे ये लगता है कि काश कि मैं उस दिन ये डिसीजन ले लेता और मैं ब्रेकअप कर ही लेता। यानी इंसान दोनों में से किसी भी डिसीजन को लेता है तो हमेशा वो ये पाता है कि किस प्रकार से वो दर्द से गुजर रहा है। पर सबसे ज्यादा समझने वाली चीजें ये होती है कि जब हम कोई डिसीजन दिल से लेते हैं तो यहाँ पे दिल के पास कोई ना तो सोचने का यूनिट होता है, ना ही कुछ समझने का यूनिट होता है। तो फिर ये इंसान कैसे कह रहा होता है कि ये जो डिसीजन मैंने लिया है ये दिल से लिया है, या कोई ऐसी डिसीजन होती है जो लॉजिक के बेसिस पे होती है, वो दिमाग से लिया गया है। तो यहाँ पे जो इंसान कह रहा होता है कि मैं इस डिसीजन को अपने दिल से ले रहा हूँ, तो वो जो डिसीजन होता है दिल का लिया गया वो कभी भी दिल का डिसीजन नहीं होता, बल्कि वो सब कॉन्शियसनेस का डिसीजन होता है। यानी कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन और दूसरा होता है सब कॉन्शियस ब्रेन। यानी कि सब कॉन्शियस ब्रेन का जो सोचना होता है ये हर वो छोटी से छोटी चीजों को सोच रहा होता है जिन चीजों की समझ इंसान के पास होती भी नहीं है। और ये जो दिमाग का डिसीजन होती है यानी कि कॉन्शियसनेस माइंड का जो डिसीजन होती है वो हमेशा एक्टिव माइंड से लिया जाता है, जो कि लॉजिक के बेसिस पे होता है, जहाँ पे इंसान के पूरे बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो सब कॉन्शियस ब्रेन के पास होता है। पर टेम्पोररी टाइम के लिए सब कॉन्शियस ब्रेन क्या करती है कि ये अपना कुछ पावर कॉन्शियसनेस ब्रेन को देती है, जहां पे ये चीजों को लॉजिकली देख रहा होता है और लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहा होता है। और आपको ये जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि जो हम कॉन्शियस ब्रेन से डिसीजन लेते हैं उसमें भी उस डिसीजन में जो 95% योगदान होता है वो हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन का होता है, और 5% ही डिसीजन में योगदान होता है कॉन्शियस ब्रेन का। यानी कि हम कुछ भी देखा करते हैं या कुछ भी सोचा करते हैं, जब उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें सब कॉन्शियस माइंड काफी डोमिनेट कर रहा होता है, जहाँ पे हमारा हर एक डिसीजन सब कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे ही हो रहा होता है। जब नियरली 100% डिसीजन हम सब कॉन्शियस ब्रेन से लेते हैं तो हमें लगता है कि हम जो ये डिसीजन ले रहे हैं ये दिल से ले रहे हैं। जब 5% उस डिसीजन में हिस्सा हो जाता है कॉन्शियस ब्रेन का तो उस समय जो डिसीजन लेते हैं हमें लगता है कि ये डिसीजन हम दिमाग से ले रहे हैं।
तो आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सबकॉन्शियस ब्रेन होती क्या होती है सबकॉन्शियस माइंड, और इसके पास कितनी ज्यादा पावर होती है। तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है सबकॉन्शियस ब्रेन का। जैसे कि एक कंप्यूटर को देखते हैं तो कंप्यूटर पे जब भी हम गूगल क्रोम को चलाते हैं या फोटोशॉप को चला रहे होते हैं या फिर यूट्यूब को चला रहे होते हैं, तो ऊपर से देखने में हमें ये लगता है कि यूट्यूब की वजह से मैं सारी चीजों को देख रहा हूँ या गूगल क्रोम की वजह से मैं इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करके देख रहा हूँ। पर इन सारी चीजों का जो फाउंडेशन बिल्ट होती है वो हमेशा ओएस पे बिल्ट होती है, जहां हम ये देखते हैं कि जो गूगल क्रोम कंप्यूटर में काम कर रही है और अगर हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का विंडो डाला हुआ है तो सेम एप्लीकेशन को जब हम मैक ओएस पे चलाने की कोशिश करते हैं या फिर जब एंड्रॉइड ओएस पे चलाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो एप्लीकेशन में एरर आ जाती है और कभी भी उस एप्लीकेशन को हम रन नहीं करवा पाते। यानी कि इससे पहले जो हमें लग रहा था कि गूगल क्रोम की वजह से हम चीजों को देख रहे थे, चीजों को सर्च कर रहे थे, वो एक्चुअली में गूगल क्रोम सिर्फ ऊपर का वो हिस्सा होता था जिससे हम देख पाते थे। लेकिन जिन चीजों पे ये बैठा हुआ था वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठा हुआ था। तो उसी प्रकार से जो ओएस होती है वो हमारे जो दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो सबकॉन्शियस माइंड होती है, जिसमें मेमोरी से लेके हर एक चीज उसमें शामिल होती है। यानी कि इमोशंस, फियर, लॉजिक, जितनी भी चीजें होती है सारा चीज का जो बेस होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। यानी कि जब हम कुछ भी चीजों को देख रहे होते हैं, कुछ भी चीजों को समझ रहे होते हैं, तो उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में हो रही होती है। पर इसे आउटपुट में दिखाने के लिए, बाहर लाने के लिए इसका कुछ पार्ट हमें कॉन्शियस माइंड के पास भेजना पड़ता है, जिन चीजों को हम सामने में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हम कंप्यूटर को देखते हैं तो कभी भी विंडो डायरेक्टली कोई चीजों को दिखा नहीं रहा होता है, किसी भी चीजों को देखने के लिए हमें एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। सेम उसी प्रकार का काम हो रही होती है कॉन्शियस माइंड में। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंसान के अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड फॉर्म्ड कैसे होती है। तो बेसिकली ये सबकॉन्शियस माइंड दो स्टेज में फॉर्म होती है। पहला एक जो जीन से मिली होती है और दूसरा जो होती है जो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बचपन से स्टार्ट होती है वो किस प्रकार से हमारे सबकॉन्शियस में हमारे डाटा को सेव कर रहा होता है। तो बेसिकली जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आसपास जितनी भी चीजों को देखा करता है उसी प्रकार से डाटा सेव होते जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा अगर बचपन से जिन चीजों से डर रहा होता है पूरी जिंदगी वो उन चीजों से पीछे हट नहीं पाता। जैसे कि कुछ इंसान को बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान होते हैं, तो पूरी जिंदगी वो इन चीजों को भुला नहीं सकता, इन चीजों को नकार नहीं सकता कि भगवान नहीं होते हैं। वही कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसे बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान नाम का कोई चीज इस यूनिवर्स में है ही नहीं, तो वो पूरी जिंदगी इस चीज को कभी भी मान नहीं पाता कि भगवान नाम की चीजें होती है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मेजोरिटी जो पीपल होते हैं उन्हें लगता है कि भगवान होते हैं। जो भी चीजें हमारी लाइफ में अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है सारी चीजें भगवान के कारण हो रही है, भगवान की वजह से हो रही है। ये यूनिवर्स से लेके हर एक चीजें जो परफेक्टली चल रही है इसमें पूरा योगदान भगवान का ही हुआ करती है। वही अगर मैं दूसरी कंट्री को देखूं जहाँ पे भगवान नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे जो भी चीजें हो रही होती है इंसान को लगता है वो चीजें मेरी वजह से हो रही है या फिर वो चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। जहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों की भी जिंदगी अच्छी चल रही होती है जो भगवान को नहीं मानते। और इंडिया में देखते हैं या और भी ऐसी देशों को देखते हैं जहाँ पे भगवान का कंसेप्ट होती है, तो वहाँ भी हर इंसान का जिंदगी नॉर्मल तरीके से ही चल रही होती है। जहाँ हम ये देखते हैं कि कोई भगवान की पूजा करे या भगवान की पूजा नहीं करे, दोनों केस में उसकी जिंदगी समान ही चल रही होती है। यानी कि जो हम बिलीव करते हैं उसी बिलीव के आधार पे हमारी दुनिया फॉर्म्ड होती है। जहाँ पे किसी को पत्थर में भी भगवान नजर आती है तो किसी को पत्थर में सिर्फ पत्थर नजर आती है।
ये जो सारा सिस्टम होता है ये बिलीफ सिस्टम का खेल होता है। और जो भी चीजें हम देखा करते हैं वो सारी चीजें मेमोरी की तरह हमारे अंदर स्टोर होते जाती है और जो चीजों को हम रेगुलर करते आते हैं वो चीजें धीरे धीरे हमारी हैबिट में शामिल हो जाती है। और इन सारी चीज का जो स्टोर रूम होती है वो सब कॉन्शियस माइंड के पास होती है, जहां पे सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ चीजों को स्टोर ही नहीं करती बल्कि ये इतना स्पीड से प्रोसेस करती है जितना ह्यूमन का कॉन्शियस ब्रेन सोच भी नहीं सकता। जैसे कि इस यूनिवर्स का कितना फैलाव है ये इंसान कभी भी कॉन्शियस माइंड से देख नहीं सकता, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड इतना फास्ट होती है कि ये यूनिवर्स के फैलाव को भी देख सकती है, यूनिवर्स के लास्ट स्टेज को भी देख सकती है। यानी कि ये जो सब कॉन्शियस ब्रेन होती है इसके पास आंखें नहीं होती फिर भी ये हर चीजों को देख सकती है, जबकि ये कॉन्शियस ब्रेन होती है इसके पास आंखें होती है फिर भी ये उन चीजों को नहीं देख सकता जो चीजें यूनिवर्स में है ही नहीं, या फिर जो चीजें इस यूनिवर्स में है उन चीजों को भी हम देख नहीं सकते। यहाँ पे उन चीजों की बात हो रही है कि किस प्रकार से ह्यूमन ब्रेन के अंदर सब कॉन्शियस फॉर्म्ड हो रही है, यानी कि दूसरा रास्ता। अब हम बात करते हैं पहले रास्ते की जो जीन के जरिए हमेशा आगे ट्रांसफर होते रहती है। तो इन चीजों को समझने के लिए एक हम कुत्ते का एग्जांपल लेते हैं जिसकी वजह से आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ कि जीन में कैसे चीजें आगे ट्रांसफर होती है। जैसे कि एक कुत्ते के बच्चे को घर में ले आते हैं, उसको हमेशा से पालते पोसते रहते हैं, यानी कि उसको अपने आसपास रख रहे हैं जहाँ पे वो खाना खा रहा है और टाइम के साथ साथ ग्रो कर रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब इस कुत्ते को एक घोड़े के सामने ले जाते हैं और एक गधे के सामने ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कभी भी ये कुत्ता उस ना घोड़े से डरा करता है न ही उस गधे से डरा करता है। पर इसी कुत्ते को जब हम किसी शेर के सामने ले जाते हैं, किसी टाइगर के सामने ले जाते हैं, तो देखते हैं कि ये कुत्ता काफी ज्यादा डरने लगता है और वहां से भागने लगता है। जबकि सबसे गहरी बात यहाँ पे ये है कि वो कुत्ता न तो पहले कभी घोड़े को देखा होता है, न ही पहले कभी गधे को देखा होता है और न ही कभी शेर को देखा होता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि शेर के सामने आते ही ये डर के भागने लगता है, पर इसी को जब घोड़े के सामने लाते हैं तो ये कभी भी उन चीजों से डर के भागने नहीं लगता। तो यहाँ पे होता यह है कि इसे हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए किन चीजों से खतरा हुआ करती है वो हमेशा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहती है और ये चीजें जीन से ट्रांसफर होते रहती है। यानी कि कह सकते हैं कि डीएनए में स्टोर होती है इसकी जानकारी कि किन चीजों से हमें खतरा होती है, और जैसे ही वो चीजें हमारे सामने आती है तो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रोटेक्शन मोड होता है वो ऑन हो जाता है और हम वहां से बचने की पूरी तैयारी करने लगते हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं कि हमारे आंखों के पास कोई वस्तु तेजी से आ रही है, जितना देर में हम उसको देख पाएंगे, जितना देर में हम उसको समझ पाएंगे, उससे पहले ही हम देखते हैं कि हमारी आंखों की पलकें बंद हो जाती है और हमारी आंखों की सेफ्टी हो जाती है। हम कहीं पे खड़े रहते हैं और सामने से काफी स्पीड से कार आ रही होती है, हम उसे जितना देर में देखेंगे, जितना देर में समझ पाएंगे, उससे पहले हम नोटिस करते हैं कि हमारा बॉडी वहां से साइड हो जाती है। तो ये जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ये आखिर कर कौन रहा है? यहाँ पे इंसान ये कह रहा होता है कि भगवान ने आज हमें बचा लिया, भगवान की वजह से आज हमारी जान बच गई। अगर भगवान मुझे वहां से हटाते नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मेरी जान चली जाती। तो यहाँ पे इंसान जिस भगवान के बारे में बोल रहा होता है, जिस भगवान को समझ रहा होता है, एक्चुअली में होता यह है कि इंसान हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को भगवान कह रहा होता है, पर इंसान को पता भी नहीं होता कि वो चीजें हमारे अंदर है। जब भी इंसान मंदिर या मस्जिद में जाता है तो इंसान को लगता है कि भगवान वहीं पे अवेलेबल है। जहाँ पे इंसानों को अगर कोई चीज भगवान से मांगना होता है तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान मुझे इन चीजों को दे दीजिए। पर नोटिस करने वाली बातें ये होती है कि जब भी कोई भगवान से कुछ मांगता है तो कभी भी माइक पे नहीं बोलता कि मुझे क्या चाहिए, कभी भी वहां पे चिल्ला के नहीं बोलता कि मुझे क्या चाहिए। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ इस प्रकार से मांग रहा होता है कि मुझे क्या चाहिए। और हैरत की बातें ये होती है कि अगर सच्चे मन से वो प्रार्थना कर रहा होता है
तो वो जो भी चीजें मांग रहा होता है वो चीजें उसकी पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से भगवान में विश्वास उसका और गहरा होते जाता है। और जब भी उसे कोई परेशानी होती है तो वो भगवान के पास जाता है, जिन चीजों को मांगता है वो चीजें उसे मिल जाती है। पर यहाँ पे समझने वाली बातें यह है कि अगर हम अपनी बातों को दूसरे इंसानों तक पहुंचाना चाहें तो हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो पहला जो मीडियम है वो यहाँ पे हवा है, जिसकी वजह से मैं साउंड बना रहा हूँ और साउंड आप तक पहुंचा रहा हूँ। और आप तक पहुंचाने का जो यहाँ पे साधन है वो नेटवर्क की वजह से आप तक पहुंच रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इतने डिस्टेंस में अगर हम अपनी चीजों को आप तक भेज रहे हैं तो मेरे पास एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर किसी इंसान से बात करना है जो काफी दूर बैठा है तो उसके लिए हमें फोन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे नंबर को डायल करते हैं और उससे कनेक्शन बनाते हैं। पर जब भगवान से बातें करते हैं तो ऐसा क्या होता है, हमें कभी भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि इंसान को ये पता होता है कि जो भगवान होते हैं वो मंदिर में बैठे रहते हैं, तो भगवान के सामने जाके भी वो चिल्ला के क्यों नहीं बोल रहा होता ताकि भगवान की कानों तक वो आवाज जाए। तो यहाँ पे होता यह कि भगवान जो होते हैं, मंदिर तो सिर्फ एक बहाना होता है जहाँ पे हम अपने सब कॉन्शियस ब्रेन का दरवाजा को खोलते हैं। और जैसे ही हम प्रार्थना करने के मोड में जाते हैं, यानी प्रे मोड में जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन होती है इसको हम धीरे धीरे रेस्ट में भेज देते हैं। और जैसे यह कॉन्शियस ब्रेन रेस्ट में जाती है तो उसी समय हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन का दरवाजा खुलती है। और जो चीजें हम मांग रहे होते हैं, अगर हमारी आस्था भगवान में पूरी तरह से है तो वो चीजें हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में सेव हो जाती है और उसपे वो प्रोसेस करना शुरू कर देती है कि किस तरीके से हम उन चीजों को पा सकते हैं। यानी अगर सिंपल टर्म में कहें तो इंसान मंदिर या मस्जिद में सिर्फ इसलिए जाता है कि वो अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे सके कि मुझे क्या चाहिए और मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। जैसे कि कभी कभी हम कुछ चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं पर उस चीज का सॉल्यूशन मिला नहीं करती है, हम थक जाते हैं सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते, फिर भी मिल नहीं रहा होता है और उन चीजों को हम भूल जाते हैं। लेकिन सडनली एकाएक ऐसा होता है किसी दिन कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता है जो सॉल्यूशन एक्चुअल में उस चीज का सॉल्यूशन होती है। जहां हम ये कहते हैं कि जब चीजें संभल नहीं रही होती है तो सारी चीजों को एज इट इज छोड़ दो, एक समय आएगा कि ये खुद ब खुद हो जाएगा और हम ये पाते हैं कि वो चीजें हो जाती है। तो समझने वाली चीजें ये है कि वो चीजें होती कैसे हैं, जबकि उन चीजों के बारे में प्रेजेंट टाइम में हम सोच भी नहीं रहे होते हैं। लेकिन जैसे उसका सॉल्यूशन आती है तो सडनली हमारे मन में वो ख्याल आ जाती है कि कैसे ये चीजें हो जाती है। तो इसे कुछ लोग मिरेकल कहते हैं या कोई भगवान की दुआ कहते हैं, जहाँ पे उससे ये लगता है भगवान की वजह से ये हो गया। पर यहाँ पे वो चीजें भगवान की वजह से नहीं होती, बल्कि जो भी हम थॉट को सोचा करते हैं, जो भी चीजों को देखा करते हैं, उस पर हमेशा प्रोसेसिंग शुरू रहती है, जो कि ये सब कॉन्शियस ब्रेन कर रही होती है। इवन कि आप जिंदगी में कोई सा भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें 5% ही सिर्फ एक्टिव माइंड का यूज होता है, यानी कॉन्शियस माइंड का, और 95% जो यूज होता है वो सब कॉन्शियस ब्रेन का होता है। जहां हम ये देखते हैं कि हमारी जो बिलीफ होती है उसी आधार पे हमें दुनिया दिखाई देती है। जैसे कि बड़े बड़े महापुरुष आके बताएं कि अगर तुम्हें पूरी दुनिया को बदलनी है तो तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को बदल लो। जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे उस दिन तुम्हें दिखेगी कि किस प्रकार से पूरी दुनिया बदल गई। यानी कि वो यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि जिस दिन तुम अपने सब कॉन्शियस माइंड को उस हिसाब से ढाल दोगे, जिस हिसाब की दुनिया तुम चाहते हो, तो तुम्हें दुनिया वैसी ही दिखाई देगी जैसे कि तुम चाह रहे थे। और ये जो सब कॉन्शियस माइंड होती है ये इतना पावरफुल होती है कि ये बॉडी के हर एक पार्ट को हील कर सकती है। जहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब मेडिकल साइंस पूरी तरह से फेल हो जाती है किसी कैंसर को ठीक करने में, पर उस इंसान के अंदर अगर जीने की ललक होती है, उसे भगवान पे भरोसा होता है या किसी निश्चित धार्मिक जगह पे जाने से उसका वो बीमारी ठीक हो जाएगा, उससे इस बात का भरोसा होता है, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लाइलाज बीमारी जिसका इलाज इस धरती पे नहीं है, उस प्रकार के भी बीमारियों से इंसान बाहर आया है। यहाँ पे जो बाहर आने की चीजें होती है वो सब कॉन्शियस ब्रेन की होती है।
यानी कि सब कॉन्शियस ब्रेन को अगर एक बार भरोसा हो जाए कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, अगर मैं इस भगवान के पास दुआ करने जाऊंगा, इस भगवान की पूजा करूंगा, या फिर मैं इस इंसान से जाके मिलूंगा जो मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो वो इंसान ठीक हो जाता है। पर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इंसान को भरोसा उस पर इतनी गहरी होनी चाहिए कि अगर वो इंसान वहां तक पहुंच गया है तो उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो जैसे इस लाइलाज बीमारी से इंसान बाहर आता है, वो ठीक हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर कुछ काम कर रही है जिसकी वजह से ये चीजें हो गई। जहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री में इसकी कोई इलाज नहीं थी, उस प्रकार की बीमारी ठीक हो गई, यानी कि जरूर कोई सुपर नेचुरल पावर है। तो किसी को लगता है कि ये मिरेकल है, पर इस प्रकार का जो चमत्कार होता है वो कभी भी ना तो मिरेकल होता है, ना ही सुपर नेचुरल होती है। ये सारी जो चीजें हो रही होती है वो सब कॉन्शियस माइंड की वजह से हो रही होती है। यानी कि बिलीफ एक ऐसा पावर जो सब कॉन्शियस ब्रेन के पास होती है। अगर इंसान को किसी भी चीज में बिलीफ है तो वो चीजें उससे रियल में होते नजर आ जाती है। यानी कि हम जो चीजें इमेजिन करते हैं, अगर उस चीज पे भरोसा है तो वो चीजें हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि जब एक समय था जब ये जो अर्थ होती है इसे फ्लैट माना जाता था, तो उस समय जितने भी इंसान थे जब भी अर्थ को फ्लैट सुना करते थे तो उनके मन में इस प्रकार का एक इमेज आती थी जहाँ पे वो देखते थे कि किस प्रकार से अर्थ हमारा फ्लैट है। लेकिन टाइम के साथ जब पता चला कि अर्थ हमारा गोलाकार है, तो जैसे ही इंसान गोलाकार सोचा तो उसके नजर में एक विजुअलाइजेशन आने लगा कि किस प्रकार से अर्थ हुआ करता था, किस प्रकार से वो गोल हुआ करता था। यानी कि इंसान अपनी आंखों से जब पूरी पृथ्वी को नहीं भी देखा हुआ था तो उस समय भी उसे दिख रहा था कि ये अर्थ कैसा हुआ करती है। डिपेंड इस पे करता था कि वो किस प्रकार से इमेजिन करता है। अगर वो इस बात पे भरोसा करता है कि अर्थ फ्लैट होती है तो उसके नजर में ऐसा अर्थ दिख रहा होता है। लेकिन जो ये सोच रहा है कि अर्थ हमेशा गोल होती है, उसके नजर में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यानी कि जो चीजें वो सोच रहा है वही चीजें उसे दिखाई दे रही है। और एक समय ऐसा भी था जब हाथी की एक ऐसी प्रजाति होती थी जो बर्फीले इलाके में सिर्फ मिला करती थी, जिसके शरीर का रंग उजला हुआ करता था और उस हाथी के पास बड़े बड़े पंख हुआ करते थे। और वो सिर्फ जमीन पे चलते ही नहीं थे बल्कि आसमान की ऊंचाइयों में भी उड़ा करते थे। उनकी जो शरीर की साइज हुआ करती थी, जिस साइज का आज हम बड़े बड़े प्लेन को देखते हैं, इसी साइज का वो हुआ करते थे और वो आसमान की ऊंचाई में उड़ रहे होते थे। यानी कि जब भी हम सुना करते हैं कि एक उजला हाथी हुआ करती थी और उसके ऊपर बड़े बड़े पंख हुआ करते थे, तो आपको वो हाथी आसमान की ऊंचाई में उड़ते हुए नजर आ रही है बर्फीली इलाकों में। यानी कि जो चीजें इस यूनिवर्स में कभी था ही नहीं, उन चीजों को भी जब हम सोचा करते हैं तो हमारे मन में एक विजुअल आ जाती है कि किस प्रकार से वो हाथी हुआ करती होगी और किस प्रकार से वो चला करती होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड होती है, जो उन चीजों को भी इमेजिन कर लेती है जो चीजें इस यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये सबकॉन्शियस ब्रेन की एक और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये दर्द को भी जनरेट कर सकती है। यानी कि दर्द को भी महसूस कर सकती है जो दर्द हमारे शरीर में है ही नहीं। जैसे कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है और उसका सडनली एक हाथ कट जाता है तो उसे उस हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है, जो हाथ अब उसके हाथ में एग्जिस्ट भी नहीं करती। यानी कि अगर इस प्रकार का मेरा हाथ यहाँ से कट जाए और मेरा शरीर से अब हाथ जुड़ा हुआ भी नहीं है, फिर भी हमारा जो दिमाग है उसे एक गहरा दर्द का एहसास होता है जो कि इस हाथ में हो रहा होता है। इसे मेडिकल टर्म में फेंटल लिम्ब पेन कहा जाता है, जहाँ पे होता यह है कि अगर शरीर का कोई भी हिस्सा अगर हमारे शरीर से अलग भी हो जाता है तो हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो देख रहा होता है कि हमारे शरीर में वो हिस्सा है नहीं, पर ये जो सब कॉन्शियस माइंड होती है इसे अभी भी लगता है कि हमारे शरीर से ही वो हिस्सा जुड़ा हुआ है। और उस चीज को जब वो महसूस नहीं करती तो इसे लगता है कि यहाँ पे काफी दर्द हो रही है जिस वजह से मुझे वो चीजें महसूस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे होता है कि जब भी किसी का हाथ या पैर कट जाता है तो उसे लंबे समय तक काफी ज्यादा दर्द होते रहती है, जो कि दर्द एक्चुअल में होती ही नहीं है, वो सिर्फ ब्रेन का जनरेट किया हुआ वो पेन है जिसे हम महसूस करते रहते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उस दर्द को भी जनरेट कर लेता है जो दर्द हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ तक में हमने एक झलक देखी कि सबकॉन्शियस ब्रेन होती क्या है, कितने इसके पास पावर होते हैं। तो अगले एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड होती है ये काम कैसे करती है।